इतिहास में देखा जाए तो जापान कई बार खतरनाक अर्थक्वेक और सुनामीज की लपेट में रहा है। वैसे तो अर्थक्वेक और सुनामीज से बचना तो किसी के इख्तियार में भी नहीं है, मगर जापान के पास इनसे मुकाबला करने के सिवा और कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। डिजिटल डायरीज की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, पिछले 1300 सालों में करीब 143 सुनामीज जापान पर हमला कर चुके हैं, जिनके नतीजे में अभी तक 1,30,874 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सबसे खतरनाक ईयर 1741 में आया था, जिसमें सुनामी की वेव्स 90 मीटर ऊंची थी। अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जापान में सुनामी का खतरा भी बढ़ रहा है। सिर्फ 2022 में ही 300 से भी ज्यादा अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए गए। हत्ता के कई बार एक दिन में 3 से 4 अर्थक्वेक्स भी रिकॉर्ड किए गए। जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अर्थक्वेक्स इतने कॉमन हैं कि यहां पर स्काईस्केपर को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना कंपलसरी करार दिया जाता है। जबकि 2000 से लेकर 2022 तक जापान 5 मरतबा छोटे बड़े सुनामीज को बर्दाश्त कर चुका है, जिनमें 2011 वाला सबसे ज्यादा जानलेवा था। 11 मार्च 2011 को ओशिका पेनिनसुला से 72 किलोमीटर ईस्ट में समंदर के अंदर 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पूरे 6 मिनटों तक चलता रहा, जिसकी वजह से एक मैसिव जायंट सुनामी ने लिया। ये दुनिया का चौथा बड़ा अर्थक्वेक, जबकि जापान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे बड़ा था। इसके नतीजे में जो सुनामी पैदा हुआ, उसने समंदर में 55 मीटर या फिर 180 फुट ऊंची लहर पैदा की। पानी की लहरें 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती हुई सेंडाई सिटी में दाखिल हुई और कोस्ट से 10 किलोमीटर तक अंदर चली गई। सुनामी का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लिहाजा सेंडाई के रेजिडेंट्स, जिनको सिर्फ 8 मिनट पहले सुनामी की वार्निंग दी गई थी, उनमें से हजारों लोगों को भागने का मौका भी ना मिल सका। इस वाकये की वजह से 2,28,000 लोग बेघर हो गए और 15,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक तरफ क़यामत का आलम था तो दूसरी तरफ यहाँ फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट था, वो भी फेल हो गया, जिसकी वजह से खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर ने जन्म लिया। जापान को इस सुनामी ने टोटल $235 बिलियन की चोट पहुंचाई, जिसको दुनिया का महंगा डिजास्टर भी माना जाता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जापान हमेशा से ही सुनामीज की लपेट में क्यों रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जापान की जियोग्राफिकल लोकेशन है। पैसिफिक ओशन का यह पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया में 19% अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एक्सप्रेशंस और सुनामीज का बाहिस बनता है। ये जो रिंग बन रही है, इसको द रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसके नीचे दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं, जिनको कई टेक्टोनिक प्लेट्स ने घेर रखा है। और बदकिस्मती है जापान की कि वो बिल्कुल इस रिंग के बेल्ट पर आता है। यही वजह है कि यहाँ हर आए दिन अर्थक्वेक्स और हर आए साल टाइफून या सुनामीज का हमला होता है। इन सब मुश्किलात के अलावा जापान का एक और मसला भी है, और वो ये है कि पूरे जापान का 70% लैंड एरिया सिर्फ पहाड़ों से भरा हुआ है, और जो 30% फ्लैट्स है वो ज्यादातर कोस्टल एरियाज में ही मौजूद है, जहां सुनामीज का खतरा हर वक्त मंडला रहा होता है। पहाड़ों पर पूरे शहरों को शिफ्ट करना तो एक इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन अपनी कोस्टल सिटीज को बचाने के लिए जापान पिछली सदी से मेहनत कर रहा है, और इसकी अप्रोच सबसे अलग है। जापान ने अपने हाई रिस्क एरियाज को बचाने के लिए अपनी कोस्ट पर सी वॉल बनाई है, और ये कोई अभी की बात नहीं है, बल्कि सी वॉल्स काफी अरसे से जापान का कोस्ट का हिस्सा रही हैं। 1896 और 1933 में भयानक टाइफून ने जापान के टैरो नामी गांव पर हमला किया था, लेकिन उसके बाद यह गांव कोस्टल डिफेंस सिस्टम की एक आला तरीन मिसाल बन गया, जहां जापान ने 2.5
1.4 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर ऊंची 2 वाल्स खड़ी करके गांव को समुद्री लहरों से काफी हद तक बचा दिया। इसके बाद जापान के दूसरी कोस्टल सिटीज में भी यही स्ट्रक्चर्स बनाए गए, लेकिन 2011 वाला सुनामी इन दीवारों से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। सी वॉल जो सिर्फ 8 मीटर ऊंची लहरों को रोकने के लिए बनाई गई थी, सुनामी की ये लहरें 12 मीटर से 15 मीटर तक ऊंची थी। इन 10 मीटर ऊंची दीवारों ने सुनामी की लहरों को काफी हद तक रोका, लेकिन कई मकामात पर लहरों ने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर ही उखाड़ दिए। 2011 अर्थक्वेक के बाद जापान ने सी वॉल्स को और ज्यादा ऊंचा और चौड़ा करने का फैसला किया। इस काम के लिए 1200 करोड़ डॉलर अलग किए गए और फैसला किया गया कि ईस्टर्न कोस्ट पर 400 किलोमीटर लंबी 15 मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी। ये दीवारें पिछली दीवारों से करीब 5 मीटर ऊंची, जबकि इनकी फाउंडेशन 25 मीटर नीचे जमीन में अपनी जड़ें मजबूत किए हुए हैं। इनकी चौड़ाई भी पहले से ज्यादा रखी गई है। इनका स्ट्रक्चर और डिजाइन खास तौर पर सुनामीज की वेव को रोकने के लिए बनाया गया है। इस काम के लिए पहले सिमुलेटर की मदद से आर्टिफिशियल सुनामी पैदा किया गया, जिससे इंजीनियर्स ने हर तरह के वेव पैटर्न पे वॉल्स को टेस्ट किया। एक वाइब्रेटर की मदद से 2011 के पैटर्न वाला सुनामी पैदा किया गया। वेव्स कितनी बड़ी होंगी और कितना प्रेशर जनरेट करेंगी, ये सब पहले सिमुलेटर की मदद से कैलकुलेट किया गया। सिमुलेटर पर नोटिस किया गया कि 2011 की सुनामीज की लहरों ने डायरेक्टली जापान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि इसने फ्लड की सूरत में आगे ट्रेवल किया, और ऐसा इसी वजह से हुआ कि सी वॉल्स ने वेव्स का प्रेशर काफी हद तक तोड़ दिया था। सिमुलेटर पर टेस्टिंग के बाद सी वॉल्स को अब कर्व शेप में डिजाइन किया गया है, जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि जब सी वॉल से टकराएगा, इसका कर्व शेप लहर को वापस यू टर्न करवाएगा। इस तरह एक लहर वापस पलटकर पीछे से आने वाली दूसरी वेव्स का प्रेशर तोड़ेगी। सुनामी के वेव्स की प्रेशर को तोड़ने के लिए जापान ने सिर्फ वॉल्स ही नहीं बनाई, बल्कि हॉट स्पॉट लोकेशंस के करीब समंदर में ब्रेक वाटर्स भी बनाए गए हैं। जब लहरें कोस्ट की तरफ बढ़ती हैं, पहले ब्रेक वाटर इनका प्रेशर तोड़ता है, उसके बाद ये 15 मीटर ऊंचे वॉल्स। दूसरी तरफ लोकल कम्युनिटीज इस सी वॉल से खासी तंग हैं, क्योंकि कई मकामात पर ये वॉल्स 4 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो किसी जेल में बंद हैं। कुछ लोगों को डर है कि जापान सी वॉल्स की वजह से अपने टूरिस्ट खो बैठेगा। जापान ने सुनामीज को 2 अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया है। लेवल 1 सुनामी जो हर 50 से 60 सालों में आता है, इनकी लहरें 15 मीटर तक ऊंची होती हैं और इन्हीं के लिए ये दीवारें बनाई गई हैं। लेकिन लेवल 2 सुनामी जो कई सौ साल या हजारों सालों के बाद आता है, ये सी वॉल्स अकेली उसको भी नहीं रोक पाएंगी। इसके लिए हॉट स्पॉट लोकेशंस पर सुनामी मिटिगेशन पार्क्स बनाए गए हैं। इन पार्क्स में दरख्तों की एक दीवार होगी जो न सिर्फ सुनामीज के प्रेशर को तोड़ेंगी, बल्कि जब पानी वापस समंदर में जाता है, अपने साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी लेकर जाता है। दरख्तों के तने मोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स को भी रोक सकेंगे। जापान सी वॉल्स इंजीनियरिंग का एक हैरानकुन कारनामा है और तबाहकुन सुनामीज का सामना करने के लिए किसी हद तक फायदेमंद भी। अपने आप को कुदरती आफत से बचाने के लिए जापान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही जापान इस हकीकत से भी आगाह है, ये सी वॉल्स कोई परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है। बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग समुद्रों के लेवल्स को दिन ब दिन बढ़ा रही है, तूफानों की शिद्दत बढ़ रही है और अर्थक्वेक्स रोज का मामूल बन चुके हैं। जापान को अच्छी तरह मालूम है कि जायंट स्ट्रक्चर इसको 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकेंगे। 12 अरब डॉलर का खर्चा करके जापान ने असल में अपने लोगों के लिए टाइम खरीदा है। जब ये दीवारें वेव्स के प्रेशर को तोड़ेंगी, तब तक लोगों को वहां से निकलने का टाइम मिल जाएगा। उम्मीद है डिजिटल डायरीज की ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।